ठीक है, तो क्लास भी रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो, आज जो है हम अपना ये टॉपिक रिवाइज करेंगे पूरा अभी तक का, दैट इज कंसिडरेशन तक का पूरा हो गई क्या टॉपिक सर? रिवाइज। स्टार्ट हो गया क्या रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट क्लास व्हाट वी डिड, वी एक्चुअली ट्राइड टू ओपन द कंसेप्ट। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की थी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। It is a transaction, and this transaction is made out of negotiations between the parties. ठीक है, now out of these negotiations parties create what? Parties try to create obligations. These obligations can be positive obligations, these obligations can be negative obligations. ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है तो जैसे ए और बी के बीच में सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जो ऑब्लिगेशन जो क्रिएट करी गई वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन हो गई, यानी कि सपोज ए टू गिव 10,000 रुपीज टू बी, एंड इन रिटर्न ऑफ 10,000 रुपीज बी हैज टू डू एन एक्ट। तो ये किस तरह की ऑब्लिगेशन है? ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, दैट इज टू डू एन एक्ट। सिमिलरली नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्या हो सकती है? दैट इज टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, नाउ whether these obligation is positive or negative, it has to be made within the permissible limits of Indian Contract Act। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, चाहे ऑब्लिगेशन पॉजिटिव हो चाहे वो ऑब्लिगेशन नेगेटिव हो, इट शुड बी डन इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, सो मैंने जब ये बोला कि पार्टीज विल बी क्रिएटिंग द ऑब्लिगेशंस एंड दीज ऑब्लिगेशंस विल बी क्रिएटेड इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज द पार्टीज हु विल बी क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस फॉर देमसेल्फ। इट इज द पार्टीज हु विल बी क्रिएटिंग, हु विल बी डिसाइडिंग their respective rights, they will be deciding their respective obligations, they will be deciding their respective obligations। ठीक है, तो वो rights भी decide करेंगे और obligations भी decide करेंगे। ठीक है, but the rights and obligations have to be decided or has to be stipulated within the permissible limits of Indian Contract Act। ठीक है, so parties make law for themselves unlike any other law। बाकी सारे जो लॉज होते हैं वो कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाता है। मगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इट इज द पार्टीज हु मेक लॉ फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, एग्जांपल ले लो, जैसे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का हो गया, जैसे कोई काम करना, ए हैज टू गिव 10,000 रुपीज टू बी, इन रिटर्न ऑफ दैट बी हैज टू सिंग, सो दिस इज टू डू एन एक्ट। Similarly, A has to give 10,000 rupees to B. A has to give 10,000 rupees to B, and in return, B not to file a suit for eviction. B not to file a suit for eviction। ठीक है, so this is a negative act. This is a negative obligation। ठीक है, this is a negative obligation। So first part में हमने ये किया। ठीक है, उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन किया, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, सो जब भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ प्रोमिसेस। तो यहां पे हमने ये प्रूव करने की कोशिश करी थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में जो डिफरेंस है, वो जरा सा फर्क ये है कि एग्रीमेंट एवरी एग्रीमेंट और एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, ऐसे कह सकते हो। एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट कहां पे लिखा है? सेक्शन 2E में लिखा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, बट what is the what is the requirement of an agreement to become a contract? There are certain requirements which if fulfilled, if an agreement fulfills certain requirements, the agreement will ripen into a contract। ठीक है, so अब देखो एग्रीमेंट जो है वो जैसे हमने कहा एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में कुछ हमने ऐसे कुछ एक्स एलिमेंट्स हमने डाल दिए तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ इफ आई एम सेइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ प्रॉमिस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ प्रोमिसेस, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रोमिसेस के एलिमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रॉमिस के एलिमेंट है। सो ये किस तरीके का प्रॉमिस है और एग्रीमेंट जो है वो किस तरीके का प्रॉमिस है? तो इस तरह समझ लो
कि एग्रीमेंट जो है ना, एवरी एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, बट व्हेन वी से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को जो डिफाइन किया गया है ना, कॉन्ट्रैक्ट को जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, वो कैसे डिफाइन किया गया है, दैट इट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो यहां पे रिप्लेस कर दो सेक्शन 2E वाली डेफिनेशन, दैट इज एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। सो एवरी प्रॉमिस दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखो, एवरी प्रॉमिस विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। Now what is the meaning of enforceable by law? The meaning of enforceable by law is, that is, suppose एक एग्जांपल लो, दो पार्टीज हैं A और B, ठीक है, they entered into a contract, they entered into a contract. Now what are the virtues annexed with entering into a contract? The ultimate virtue that has been annexed with entering into a contract is, जब भी दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं, तो इसका मतलब यह है दैट बोथ ऑफ देम हैव टू अबाइड देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। दोनों को अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर कोई भी पार्टी फुलफिल नहीं करती तो दूसरी पार्टी कैन एनफोर्स द पार्ट ऑफ द प्रोमिस, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक तरीका ये भी है कहने का कि एग्रीमेंट जो है ना वो सिर्फ एक सिंपल प्रॉमिस है, वेयरएज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो लीगल प्रॉमिस है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो एक लीगल प्रॉमिस है, लीगल प्रॉमिस है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ लीगल प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एक्शनेबल प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एक्शनेबल प्रॉमिस, ठीक है। सो क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। सो इसका आंसर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट में लेट्स से द पार्टीज इन्वॉल्व्ड give their respective promises and they must respect and abide their respective promises. So whenever there is a contract, whenever there is a contract comprises of promises, contract comprises of promises made by the parties, and these promises are legal binding on the parties, these promises are legal binding on the parties, ठीक है। now जब भी कोई प्रॉमिस हुआ है, जब भी कोई प्रॉमिस हुआ है, तो प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2A में है, सॉरी प्रपोजल की डेफिनेशन सेक्शन 2A में है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस सेक्शन 2B, ठीक है, एंड एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट सेक्शन 2E, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई प्रॉमिस होता है तो प्रॉमिस हुआ है तो उसको फुलफिल कर दो, आप उसको फुलफिल करो, उसको फुलफिल करो। इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मोरालिटी, इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मोरालिटी। मगर अगर किसी को कोई राइट देना है, अगर किसी को कोई राइट देना है, फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द राइट टू समवन, फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग द राइट, for the purpose of enforcing the right cannot be given by simple morality, the right can only be given by legality, legality मतलब क्या कोई लीगल रिकोर्स है, क्या कोई लीगल रिकोर्स है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई राइट है और वो राइट इन्फ्रिंज हो गया है, तो उस राइट को इन्फोर्स करने का कोई रिकोर्स अवेलेबल हो, तो उस राइट को इन्फोर्स करने का जो रिकोर्स होता है वो कौन देता है, वो लॉ देता है, वो मोरालिटी कभी नहीं देती, ठीक है। सो द रिकोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द लॉ। जब भी कोई केस डिसाइड होगा तो वो लीगैलिटी पे होगा, कभी भी मोरालिटी पे नहीं होगा, ठीक है। सो उसी कंसेप्ट को आप इसमें लेके आओ, दैट इज जब भी कोई एग्रीमेंट है ना, सो एग्रीमेंट से सिंपल एक प्रॉमिस आ रहा है, और ये जो प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस है, ये क्या है, इसमें सिर्फ एक मोरल ऑब्लिगेशन अटैच हो सकता है, इसमें कोई मोरल ऑब्लिगेशन अटैच हो सकता है, मगर द मोमेंट इट विल राइपन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द मोमेंट इट विल राइपन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लीगैलिटी विल बी एनेक्स्ड टू इट,
और लीगैलिटी इसके साथ अनेक्स हो गई तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। ये प्रॉमिस क्या हो जाएगा, ये प्रॉमिस एक लीगल प्रॉमिस हो जाएगा, ये प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, ये प्रॉमिस एक्शनेबल हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्लास में मैंने टॉपिक को ओपन करने के लिए आपको बताया था, आई ट्राई टू विजिट डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ इसके साथ ही हमने एक और चीज पढ़ी कि जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि भाई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट इज द लॉ विच इज मेड बाय द पार्टीज, it is the law which is made by the parties, unlike other laws which is made by the legislature, which is made by the legislature. तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लॉ इज मेड बाय द पार्टीज, दैट इज द पार्टीज डिसाइड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, द पार्टीज डिसाइड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, but these rights and obligations have to be made in the light of Indian Contract Act of 1872. ठीक है, 1872 एक जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो टच स्टोन की तरह यूज करते हैं आप, कि कहीं वो राइट्स और ऑब्लिगेशन है वो इट इज कंफर्मिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नॉट। अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो 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 अच्छे राइट्स और ऑब्लिगेशंस नहीं है, वो अनलॉफुल भी हो सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इट विल हैव अ शेयर कंसिक्वेंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इफ दे आर नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसका कैसा प्रभाव होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसका कैसा प्रभाव होता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ मेड बाय द पार्टीज। ठीक है, नाउ व्हेन वी से जब भी क्या कहते हैं उसको, लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर लॉ कोई भी बनाता है, सो लेट्स से विद रेस्पेक्ट टू जब भी कोई लॉ बनता है तो उसका जो प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल इज डिक्लेरेटरी ऑफ द थिंग वेदर द लॉ इज कंप्लीट इन इटसेल्फ और नॉट। ठीक है, प्रियम्बल पढ़ते ही आप समझ सकते हो कि वो लॉ अपने आप में पूरा लॉ है या नहीं है। ठीक है, तो जब हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है द वर्ड कंसोलिडेट इज मिसिंग, द वर्ड कंसोलिडेट इज मिसिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस इज द फर्स्ट एविडेंस आउट ऑफ द मेनी, दिस इज द फर्स्ट एविडेंस दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है, मतलब इसके साथ साथ हमें कुछ और लॉज को पढ़ना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा एविडेंस जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं दैट देयर इज अ वॉइड, दैट इज सेक्शन 76 से लेके 123 का जो चंक है, you'll find that this part of Indian Contract Act is missing, section 76 to 123. It is related to sale of goods act. ठीक है, so this is the second evidence that law of contract for the purpose of any sale of goods of a movable property, for the purpose of any contract of sale of goods of any movable property, section 76 to 123 will be operational, but Indian Contract Act does not provide for it. We have a separate legislation, so for that we have to refer to Sale of Goods Act. So this is the second evidence, this is the second evidence which confirms that law of contract is not a complete law in itself. Third evidence with respect to partnership, that is section 239 to section 266. ठीक है, it is related to partnership. ठीक है, so this is the third evidence, this is the third evidence. Now the fourth evidence, what is the fourth evidence? When you read section 10, when you read section 10, section 10 provides for the ingredients of a contract. Section 10 provides for
द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 10 का जो सेकंड पैराग्राफ है, you'll find that there is a reference of registration act provided. So for the purpose of conformity of section 10 second paragraph, the requirement of the compliance of registration act is also should also be there. ठीक है, so these are the four evidence which provides that law of contract is not complete, it is not exhaustive. For the purpose of having a complete understanding, over the law of contract, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इन सारे प्रोविजन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब वो एक कंसोलिडेटेड एक्ट बन सकता है, तब वो एक कंप्लीट कोड बन सकता है, बनेगा ही बनेगा नहीं बोल रहा हूं, बन सकता है। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे एग्रीमेंट है, इसी को मैंने थोड़ा इलैबोरेट करा था, दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ प्रोमिसेस। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ प्रोमिसेस। तो कैसे मैंने आपको प्रूव करके बताया था, एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। कैसे बनेगा, इसके लिए मैंने बताया था, जब आप सेक्शन 2A पढ़ेंगे, सेक्शन 2A में यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। सेक्शन 2B, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, प्रपोजल मतलब when a person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. सेक्शन 2A ने प्रपोजल डिफाइन कर दिया, सेक्शन 2B ने आफ्टर द प्रपोजल गेट्स एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। नाउ सेक्शन 2E में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा है, दैट इज इन द वेरी फर्स्ट लाइन, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। सेक्शन 2E इज अ कंपाउंड सेंटेंस। सो इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, सो एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, इस पार्ट को उठा लो सिर्फ। सो एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, so we can say that agreement is nothing but promise, but when we say contract is nothing but a legal promise। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में बताया अभी आपको, that contract is nothing but a legal promise, contract is nothing but an actionable promise। ठीक है, contract is nothing but an actionable promise। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एक्शनेबल प्रॉमिस। तो जितने भी लीगल प्रोमिस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, एक्शनेबल प्रॉमिस होंगे। फिर मैंने इसको रिलेट करा था सेक्शन 37 के साथ। सेक्शन 37 इज बेसिकली इज डिक्लेरेटरी ऑफ द पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 37 एक्चुअली डिक्लेयर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पिरिट को। सेक्शन 37 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, दैट पार्टीज शुड अबाइड देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। हिंदी में बोले तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। सो सेक्शन 37 क्या बोलता है, पार्टीज शुड अबाइड देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, पार्टी शुड अबाइड देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। उसी पार्ट में एक्सेप्शन है, अनलेस द परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, अनलेस द परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। ठीक है, सो इसको नए पेज पे बनाता हूं। सेक्शन 37 क्या कहता है, दो चीजें, पार्टीज शुड अबाइड देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस द परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, EXCUSED, अनलेस द परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। एक्सक्यूज बाय लॉ का मतलब क्या है, एक्सक्यूज बाय लॉ का मतलब क्या है, इसको मैंने इस तरह से बताया था कि देखो, लेट्स से देयर आर टू पार्टीज, एक ए है और एक है बी। ठीक है, सो ए और बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मींस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कैसे बताया, कॉन्ट्रैक्ट को मैंने बताया दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल प्रॉमिस।
कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ एक्शनेबल प्रॉमिस। एक्शनेबल प्रॉमिस का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई भी ब्रीच कमिट करेगा, लेट्स से बी ने ब्रीच कमिट करा, so A will get a right to seek a legal recourse. A can sue B. A can take the recourse of law. A can sue B for specific performance. A can sue B for damages. ठीक है, किसी तरह से भी कर सकता है। Now why A got a legal recourse? Why A got a legal recourse? Because B committed a breach. Because B committed a breach of contract. B committed a breach of contract. How can we define breach? We can say that there is a non-performance. There is a non-performance by the party without any legal justification. So breach को कैसे define कर सकते हो? breach को ऐसे बोल सकते हो, non-performance of a contract without any legal justification. ठीक है? Now, when the party could not perform the contract, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनो, when the party could not perform the contract and at the same time the party has a legal justification. क्या बोला मैंने? एक तो पार्टी क्या कर रही है? नॉन परफॉर्म, पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है, और दूसरी बात पार्टी के पास एक लीगल जस्टिफिकेशन भी है। जैसे एग्जांपल आने वाले टाइम में पढ़ोगे, जैसे इम्पॉसिबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर हैज बिकम इम्पॉसिबल। जैसे कंसेप्ट पढ़ोगे एक नोवेशन का, ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं सिर्फ अभी सब्जेक्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं। सो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टी ने परफॉर्म भी नहीं करा, साथ साथ पार्टी के पास लीगल जस्टिफिकेशन भी है, तो उसी का मतलब यहां पे सेक्शन 37 में बताया गया था, अनलेस द परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, unless the performance is excused by law. Now what is the implication of the first part of section 37? section 37 के first part का प्रभाव क्या है? section 37 के first part का प्रभाव ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो section 37 ये कहता है that both the party shall comply to their respective promises. मतलब जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, ठीक है? It means in case you do not perform your part of the promise, the other party will be considered as aggrieved and the party can seek a legal recourse. ठीक है, the party can seek a legal recourse, तो दूसरी पार्टी लीगल रिकोर्स ले सकती है, ठीक है? So if had it been the case that there was no contract, अगर कॉन्ट्रैक्ट की जगह सेक्शन 37 में अग्रीमेंट होता तो can we say that party should abide their respective promise? No, the whole story would have changed. सेक्शन 37 में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज है, इसीलिए a responsibility has been annexed to both the parties. ठीक है, अगर एग्रीमेंट होता तो एग्रीमेंट जस्ट हैज अ मोरालिटी annexed to it. मोरालिटी मतलब एक मोरालिटी अटैच्ड है उसके साथ कि करो तो करो, कर दोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मगर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है आपने एक you have agreed to be attended by legal consequences. You have agreed to be attended by legal consequences in case you commit a default. ठीक है, so this is the virtue of section 37. so section 37 ने क्या बोला? section 37 में भी उसी चीज को कंफर्म कर दिया जो हमने करा है कि एग्रीमेंट क्रिएट्स प्रॉमिस एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल प्रॉमिस। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल प्रॉमिस। ठीक है, फिर उसी के साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ लॉ, तो उसका आंसर मैंने अभी आपको दे दिया है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पेक्यूलियर ब्रांच ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि अनलाइक अदर लॉज इट इज द पार्टीज हु डिसाइड लॉ फॉर देमसेल्व्स,
It is the parties who decide obligations for themselves, but these rights and obligations have to be decided within the parameters of Indian Contract Act. ठीक है, मतलब जैसे कोई भी सब्सटेंटिव लॉ आप देखोगे ना, तो सब्सटेंटिव लॉज जो होते हैं, सब्सटेंटिव लॉज को सब्सटेंटिव लॉज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब्सटेंटिव लॉज गिव्स यू द राइट। कोई भी लॉ जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। सब्सटेंटिव लॉज जो होते हैं, एक तो सब्सटेंटिव लॉ होता है, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, तो सब्सटेंटिव लॉ गिव्स यू द राइट, सब्सटेंटिव लॉ गिव्स यू द राइट। ठीक है, सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इट इज द राइट्स विच आर डिसाइडेड बाय द पार्टीज, इट इज द राइट्स विच आर डिसाइडेड बाय द पार्टीज, नॉट बाय द लेजिस्लेचर। बाकी सारे लॉज में द राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ लॉ। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, वी हैव डिस्कस्ड द स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड एंसन। लॉर्ड एंसन, ये सारा इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने सीखा था। देखो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस under which if a promise is made, under which if a promise is made, it will be a legal binding, it will be a legal binding on him, and if the promise is not made within those circumstances, the promise will not be a legal binding on him. So this is the statement of Anson, Lord Anson, one of the greatest contributor of Indian Contract Act. ठीक है, सो लॉर्ड एंसन ने क्या बोला कि इफ अ प्रॉमिस इज मेड विद इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, द प्रॉमिस विल बी अ लीगल बाइंडिंग, अदरवाइज द प्रॉमिस विल नॉट बी अ लीगल बाइंडिंग। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस जब हम सेक्शन तो इस एंसन का जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज कि एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट इज इक्वल टू अ प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या? इसको मॉरल प्रॉमिस भी कह सकते हो, हालांकि नॉट एडवाइजेबल टू यूज दिस वर्ड मॉरल प्रॉमिस, क्योंकि इसके साथ एक मोरालिटी अटैच्ड है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ लीगल प्रॉमिस, लीगल प्रॉमिस। और जब हम सेक्शन 2H पढ़ते हैं, तो सेक्शन 2H में हमें मिलता है दैट एवरी एग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2H में डिफाइन ऐसे किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सेबल बाय लॉ? यही यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई प्रॉमिस कुछ सर्कमस्टेंसेस में बनता है, तो वो क्या बनता है? वो लीगल बाइंडिंग हो जाता है। यानी कि if an agreement is made within certain circumstances, then only it will be enforceable by law. So basically, in the first class itself, I tried to introduce section 10. I tried to introduce section 10. Section 10 basically आपको क्या बताता है? Section 10 provides for the ingredients of a contract. इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 का मार्जिनल नोट पढ़ो एक बारी। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट मींस सेक्शन 10 आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स देता है, इंग्रेडिएंट्स। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स यू विद सर्टेन इंग्रेडिएंट्स। अगर वो इंग्रेडिएंट्स एग्रीमेंट में आ जाएं, एग्रीमेंट के साथ आ जाएं, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ बन जाएगा। यानी कि एग्रीमेंट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, मींस एग्रीमेंट प्लस सेक्शन 10, then only it will become contract, then only it will be considered as a contract.
ठीक है। अब इसका फ्लिप साइड भी देख लो हाथ क्या। फ्लिप साइड ये था कि अगर कोई एग्रीमेंट है उसमें इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 10 नहीं है तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो इसका आंसर है नो, दैट एग्रीमेंट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ये क्या वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या ये वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर ये वॉइड एग्रीमेंट होगा? तो सेक्शन 10 डज नॉट प्रोवाइड्स यू विद द कंसीक्वेंस। सेक्शन 10 डज नॉट प्रोवाइड्स यू विद द कंसीक्वेंस। सेक्शन 10 सिर्फ एक बात डिक्लेयर करता है कि अगर एग्रीमेंट में इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 10 आर देयर, द एग्रीमेंट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, and if the ingredients of section 10 are not there, the agreement will not be a contract. वो एग्रीमेंट void होगा, voidable होगा, क्या होगा उसके बारे में section 10 does not provide you with anything. It does not provide you with anything. ठीक है। तो सेक्शन 10 का हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया था, यानी कि सेक्शन 10 प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कन्वर्टिंग एन ऑर्डिनरी प्रॉमिस इनटू अ लीगल प्रॉमिस। किसी भी साधारण प्रॉमिस को लीगल प्रॉमिस, एक्शनेबल प्रॉमिस या इन्फोर्सेबल बाय लॉ प्रॉमिस बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कन्वर्टिंग एन ऑर्डिनरी प्रॉमिस इनटू अ लीगल प्रॉमिस। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? बोलो भाई। हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है। चला जाएगा। नाउ सेक्शन यहां तक पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर हमने सीखा कि भाई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, दैट इज प्रोफेसर हार्ट। प्रोफेसर हार्ट प्रोफेसर हार्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो बहुत ही डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक कंसेप्ट है। तो डायनेमिक क्यों है? इसका भी आंसर यस है। क्यों है? इसका आंसर है यस, क्योंकि देखो जब सेक्शन 10 आप देखते हो ना, एक बात समझो, एक एग्रीमेंट है और ये है कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका क्या है? रिजल्ट है। ये बनना है आपको, तो आपको क्या क्या फुलफिल करना पड़ेगा? यू हैव टू फुलफिल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 में लेट्स से 5 इंग्रेडिएंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से अगर एक भी मिस है, एक भी मिसिंग है, तो एग्रीमेंट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो द रिजल्ट, द आउटकम विल बी डिफरेंट। कहां तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, और जैसे ही कोई भी इंग्रेडिएंट है या नहीं है, तो उससे द फाइनल आउटकम में चेंज। सो देयर इज अ डायनामिज्म अनेक्स टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रोफेसर हार्ट वाज राइट। तो इसके ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन करा था उस क्लास में, सो फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे यही सब चीजें डिस्कस करी थी कि भाई एग्रीमेंट क्रिएट्स प्रॉमिस, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल प्रॉमिस। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास एक स्टेटमेंट था, दैट इज फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव, एज वी लुक डाउन एट द सोसाइटी इज मूविंग फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट ये है कि देखो, इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी। इंडिविजुअल से ही क्या बन रही है? सोसाइटी बन रही है। तो जो वो रेस्पेक्टिव सोसाइटी बनी है, दे अटेन बार्गेनिंग पावर। दे अटेन बार्गेनिंग पावर मतलब समझ लो, वो एक समाज है, उस समाज के अंदर इतनी, द समाज गेट्स सो मच एम्पावर्ड, द सोसाइटी गेट्स सो मच एम्पावर्ड दैट दे आर इन द स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे अटेन अ स्टेटस,
first of all they attain a status, and after that they are in the condition, they are in such a position to contract with another society who has attained the same status. ठीक है? So ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था that the society is moving from status to contract. मतलब आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम क्या, यानी कि ये करंट टाइम जो है, that is अगर आपको रहना है तो आपको you have to get into some sort of corporate symbolism. मतलब एक दूसरे से बेनिफिट करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है? दूसरी चीज, eventually the society will again attain a status. So ये जो है ना एक विशियस सर्कल चलता रहता है, that the society will move from status, ये jurisprudential aspect था, status to contract, and eventually the society will again move from contract to status, from contract to status. ठीक है? ठीक है भाई. सो फर्स्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ा था. बेसिकली बॉटम लाइन अगर हम कहें तो एग्रीमेंट क्रिएट्स प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल प्रॉमिस. ठीक है, फर्स्ट क्लास इज ओवर.